हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है राजेश और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी के साथ साथ हमने सेल थ्योरी को पढ़ा था। ठीक है, सेल थ्योरी को पढ़ने के बाद मैंने आपको सेल का एक ओवरव्यू दिया था कि एक टिपिकल सेल के अंदर आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियस की बात करी थी। फिर हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बेसिस पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने बाकी स्ट्रक्चर्स देखे थे जो कि आपको एक टिपिकल सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर मेनली हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, देखिए लास्ट टाइम हमने कहां से स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमारा मेन टॉपिक चल रहा था प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑलराइट, और इस मेन टॉपिक में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मोनेरा किंगडम। ठीक है, क्योंकि मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सभी ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए हैं। आई मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में आपको प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। मेनली मोनेरा के अंदर आपको बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्किबैक्टीरिया, ये सब देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, और ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, मतलब कि ये सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल्स के अंदर आपको डिफरेंट शेप्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर हमने 4 डिफरेंट शेप्स की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड शेप, ठीक है, स्पाइरुला मतलब स्पाइरल शेप, और विब्रियो मतलब कॉमा शेप। ये 4 डिफरेंट टाइप की आपको शेप्स देखने को मिल रही थी बैक्टीरिया के अंदर। ऑलराइट, फिर मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था कि एक थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं मेसोसोम, जिसको मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैंने आपको न्यूक्लियोइड का ऑलरेडी बता दिया था कि न्यूक्लियोइड वो न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को बोलते हैं जिसके बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो फैला हुआ है। तो ऐसे ऐसे क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोन, ऑलराइट, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ऑलराइट, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म का काम क्या है। साइटोप्लाज्म में मेन आपकी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एक सेल को अपनी लिविंगनेस को बनाए रखने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है, उनमें से आधी से ज्यादा आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एक मेन अरीना है जहां पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं विच इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। ऑलराइट, उसके बाद हमने राइबोसोम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करी थी कि राइबोसोम स्ट्रक्चर्स आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज की भी बात करी थी कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। इंक्लूजन बॉडीज आप सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है, जैसे साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की हमने बात करी थी। ऑलराइट, और हमारा मेन टॉपिक चल रहा था जिसमें हम पहुंच गए थे वो था सेल एनवेलप। तो बेसिकली हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर चल रहा था, और अभी भी हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर ही फोकस करेंगे। ये जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, इस लेक्चर में सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में मैं इसको कंपेयर करूंगा यूकैरियोटिक सेल के साथ। और इस लेक्चर के बाद एक दूसरा लेक्चर आएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम प्रीडोमिनेटली सिर्फ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए ये रहा आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स 3 लेयर्स में सेल एनवेलप देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी को आगे समझते हैं। देखिए, तो यहां से हमें स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसी सेल एनवेलप के अंदर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखने को मिलती है।
ठीक है। तो अगर हम सेल एनवेलप की बात करें, सेल एनवेलप के अंदर आपको ये 3 लेयर्स देखने को मिल रही है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सबसे अंदर की साइड को, सबसे अंदर की साइड को, ठीक है, आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल मिली, और सेल वॉल की सबसे बाहर क्या मिलता है आपको, ग्लाइकोकैलिक्स। और सेल वॉल के बाहर क्या मिलता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बाहर वाली साइड को है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे अंदर साइड को क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में सैंडविच है, दोनों के बीच में फंसी हुई है सेल वॉल। ऑलराइट, तो सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप के अंदर टाइटली बाउंड आपको 3 लेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। वो 3 लेयर्स कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में फंसी हुई है सेल वॉल, और सबसे अंदर की साइड को है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ये ग्लाइकोकैलिक्स वो स्ट्रक्चर है जो सबसे बाहर पाया जा रहा था, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप का आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ ईदर कैप्सूल, बैक्टीरिया में मिलेगा, पर किस फॉर्म में मिलेगा, या तो ये कैप्सूल की फॉर्म में मिलेगा या ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया का सेल एनवेलप का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। अब ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, या तो ये कैप्सूल के रूप में देखने को मिलेगा, या ये स्लाइम लेयर की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर कैप्सूल की फॉर्म में देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक और टफ है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक है और टफ रिजिडिटी फॉर्म शो कर रहा है, तो वो आपका, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ऑलराइट, अब देखिए जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, मतलब ये बैक्टीरिया को किस तरीके से हेल्प कर रहा है, क्यों ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया को नॉर्मली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया डेसिकेट ना हो जाए, ठीक है, डेसिकेशन देखा ना जाए बैक्टीरिया में। डेसिकेशन का मतलब है कि वाटर लॉस, ठीक है, बैक्टीरिया से वाटर लॉस ना हो, उसके लिए ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनर कंटेंट को बचा के रख रहा है, अंदर संभाल के रख रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से भी बचाता है, ऑलराइट। इसके अलावा जितने भी वायरल अटैक है, क्योंकि बैक्टीरिया में भी वायरल अटैक होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ऑलराइट। तो ये बैक्टीरियोफाज से भी आप बचाने में हेल्प करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या क्या हो गए, ये पहले तो सेल को डेसिकेशन से बचाता है, दूसरा एंटीबायोटिक से बचाता है, और तीसरा वायरल अटैक से भी बचाता है। इसके साथ साथ ये सेल को विरुलेंस भी प्रोवाइड करता है, ये सेल को विरुलेंस भी प्रोवाइड करता है। विरुलेंस का मतलब क्या हुआ, पैथोजेनेसिटी, ठीक है। विरुलेंस फैक्टर, वायलेंट बनाना, ठीक है, अटैकिंग मोड बनाना, ठीक है। तो इसी ग्लाइकोकैलिक्स से बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाया जा रहा है, एंटीबायोटिक से बचाया जा रहा है, और वायरल अटैक से बचाया जा रहा है। साथ ही साथ में ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल को विरुलेंस फैक्टर भी दे रहा है, ठीक है। और साथ साथ में ग्लाइकोकैलिक्स सेल एडिशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। सेल के एडेशन में भी हेल्प करता है, नॉट एडिशन, एडेशन, ऑलराइट। एडेशन मतलब होगा चिपकने में, ठीक है। सेल को अगर किसी और सरफेस, बैक्टीरियल सेल को अगर किसी और सरफेस से अटैच होना है, तो उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑलराइट। अब सेल वॉल देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सेल एनवेलप की, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गई, बीच में पाई जा रही है सेल वॉल, ठीक है। उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये कैसी मिडिल लेयर है, सेल वॉल कैसी आपकी मिडिल लेयर है, ये है सेल वॉल, क्या है, मिडिल लेयर है, ठीक है। सेल एनवेलप की मिडिल लेयर है व्हिच इज सैंडविच्ड बिटवीन द ग्लाइकोकैलिक्स एंड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन का, सेल वॉल का काम क्या हो गया है, सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करती है, सेल के अंदर जो शेप है उसे मेंटेन करके रखती है, ठीक है। सेल की जो शेप है उसे वो मेंटेन करके रखती है, और सेल वॉल साथ साथ में सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है,
ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल का काम है सेल की शेप को मेंटेन करने का और साथ ही साथ सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। ठीक है, सेल वॉल बेसिकली सेल को हेल्प करती है कि वो बर्स्ट ना हो। ठीक है, अगर सेलुलर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सेल वॉल हेल्प करती है कि उस कंटेंट के बाद होने के बाद भी बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो। ठीक है, बर्स्ट का मतलब है फट ना जाए, ऑलराइट, तो इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। ठीक है, अब सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है उसे बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, एक मिनट ये हिल रहा है, ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन नाम से ही पता चल रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन बना है आपके पेप्टाइड से और ग्लाइकेन से। ठीक है, पेप्टाइड्स का मतलब है प्रोटीन पार्ट, ठीक है, अमीनो एसिड्स की चेन, ऑलराइट, ग्लाइकेन्स का मतलब है शुगर पार्ट। तो पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब हो गया पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन से मिला हुआ सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन कहलाता है और पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है पेप्टाइड से और ग्लाइकेन से। ठीक है, अब ग्लाइकेन के अंदर आपको शुगर मॉलिक्यूल देखने को मिल रही है, शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। वो शुगर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, नाम और नाज। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से जुड़ती है थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर आपको पेप्टाइड्स और ग्लाइकेन्स देखने को मिलते हैं। ग्लाइकेन्स के अंदर आपको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन शुगर देखने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों शुगर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर समझ आए तो ये देखिए, ये जो आपकी गोल गोल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये आपकी शुगर मोइटी है। ठीक है, ये आपकी शुगर मोइटी है, ये आपका नाज और नाम है, ऑलराइट। ये जो गोल गोल से स्ट्रक्चर है ये आपके एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के हैं। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से जुड़ी हुई है थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑलराइट। और साथ ही साथ में जो मैंने आपको बताया था कि जो पेप्टाइड आपको देखने को मिल रहे हैं, जो पेप्टाइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड चेन। देखिए ये पेप्टाइड है, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ऑलराइट। ये यहाँ पे आपको ये शुगर मोइटी वाली चेन्स देखने को मिल रही है, इनके बीच में आपको कनेक्शन देखने को मिल रहा है, क्रॉस लिंक कनेक्शन देखने को मिल रहा है, किसका, पॉलीपेप्टाइड्स का, ऑलराइट। अभी जो मैंने आपको पेप्टिडोग्लाइकेन की थ्योरी बताई ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको थ्योरी को एज इट इज पढ़ लिया जैसे मैंने आपको पढ़ाया है और नोट डाउन कर लिया, जब भी आपके एग्जाम में आएगा आपको लगेगा यार ये तो डिट्टो नोट्स है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसे डिवाइड किया गया है इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किस बेसिस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे। ठीक है, एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में इन्होंने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया। ठीक है, उस टेक्निक के थ्रू हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं, ये एक स्टेन है, ठीक है, एक डाई है जिसे सेल अपने अंदर ले लेता है, ऐसा सेल जो ग्राम स्टेन को ले लेता है उसे बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ऐसा सेल जो ग्राम स्टेन को अपने अंदर ले नहीं पाता उसे बोलते हैं ग्राम नेगेटिव सेल, ऑलराइट। तो ऑन द बेसिस of the reaction of bacteria to the gram stain which was given by the Christian Gram in 1884, the bacteria can be classified into gram stain positive bacteria and gram negative bacteria। ठीक है, अब देखिए ग्राम स्टेनिंग क्या है, कैसे करी जाती है, उसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, इसे समझिए। देखिए सबसे पहले ये स्टेप्स है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ,
मैंने ये स्लाइड ली और स्लाइड के ऊपर मैंने बैक्टीरियल कल्चर डाल दिया। उस बैक्टीरियल कल्चर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने स्लाइड ली जिसपे मैंने बैक्टीरियल कल्चर को रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने सबसे पहले क्या क्या गिराया, मैंने उसके ऊपर सबसे पहले गिराया क्रिस्टल वॉयलेट। ग्राम स्टेनिंग की स्टेप्स है, सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट को यूज करते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट डाला इस स्लाइड के अंदर और इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो मुझे ऐसा देखने को मिला कि यार ये क्रिस्टल, यहाँ पे तो पूरा ये जो है आपका क्रिस्टल वॉयलेट है, ये आपको जितने बैक्टीरिया ऐसे देखने को मिलते हैं वॉयलेट कलर के, ब्लूइश कलर के, ठीक है। एक्चुअली सबके सब बैक्टीरिया इसको एफिशिएंटली, इस डाई को, क्रिस्टल वॉयलेट डाई को एफिशिएंटली उठा नहीं पाते, ले नहीं पाते, ठीक है। तो उसी के लिए मॉर्डन का यूज करा जाता है, ठीक है। तो आयोडीन को एज अ मॉर्डन की तरह यूज करा जा रहा है। मॉर्डन का मतलब है ऐसा केमिकल जो किसी डाई की एफिनिटी को बढ़ा देता है कि वो डाई अच्छी तरीके से जाके बाइंड करे, ठीक है। तो जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट एक डाई है, अब इस डाई की एफिनिटी बढ़ाने के लिए हमने आयोडीन को मॉर्डन की तरह यूज करा है। जैसे ही हमने आयोडीन को इसके ऊपर डाला तो हमने देखा कि सेल्स ने अच्छी तरीके से इस डाई को खींच लिया है, ठीक है। तो आप जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि सभी के सभी बैक्टीरिया आपको वॉयलेट कलर के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इन सभी बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या किया रहा, तीसरे स्टेप में इसी स्लाइड के ऊपर अल्कोहल डाल दिया, 0.5% अल्कोहल डाल दिया, ठीक है। अब ये अल्कोहल ने क्या किया, इस अल्कोहल ने कुछ सेल्स को डीकलराइज कर दिया, कुछ सेल से कलर को हटा दिया, ठीक है। ऐसे सेल्स जिसके अंदर आपको ये वॉयलेट कलर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको क्रिस्टल वॉयलेट डाई का कलर देखने को मिल रहा है, वो सेल्स आपके होते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल्स। और ऐसे सेल्स जिनमें आपको डीकलराइजेशन देखने को मिल रहा है, जिनके अंदर का कलर निकल गया है, वो सेल्स होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव सेल्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनके अंदर एक थिक पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, ठीक है। तो काफी अच्छी तरीके से स्टेनिंग करती है, काफी अच्छी तरीके से डाई को ले लेती है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही छोटी थिन, अप्रॉक्स 2 नैनोमीटर थिक आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो ज्यादा स्टेन को ज्यादा टाइम तक अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाती, क्योंकि अल्कोहल का काम यहाँ पर क्या है, अल्कोहल का काम है डीकलराइज करने का। क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा कंटेंट था पेप्टिडोग्लाइकेन का, इसीलिए उन्होंने अपने वॉयलेट कलर को डीकलराइज होने नहीं दिया, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको डीकलराइजेशन देखने को मिला, ठीक है। अब इन्हीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखने के लिए कितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अल्कोहल की एप्लीकेशन के बाद तो कलरलेस हो गए। अब कितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस स्लाइड के अंदर प्रेजेंट है, उनको देखने के लिए हम एक काउंटर स्टेन को यूज करते हैं। उस काउंटर स्टेन को बोलते हैं सैफ्रनिन, ठीक है। वो सैफ्रनिन क्या करता है कि यहाँ पे जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, ये तो खाली, इन्होंने तो कोई भी स्टेन नहीं लिया है, तो ये इसके अंदर चले जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस स्टेन को उठा लेता है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पिंकिश दिखता है और ग्राम पॉजिटिव आपको ब्लूइश दिखता है, वायलेट ब्लूइश दिखता है, ठीक है। इसी टेक्निक को बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग। तो बेसिकली ग्राम स्टेनिंग में क्या हमने देखा कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को उठा पा रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को नहीं उठा पा रहे उन्हें हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, पूरे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बाद आपको जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो इस कलर में देखने को मिलते हैं, ब्लूइश, वायलेट ब्लूइश कलर के देखने को मिलते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंकिश कलर के देखने को मिलते हैं। ये सैफ्रनिन का कलर है जो उठा रखा है, और ये क्रिस्टल वायलेट का कलर है जो उठा रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इन दोनों ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे
आपको इस टेबुलर फॉर्म में समझा रखा है, ठीक है। अगर मैं थिकनेस की बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट है, मतलब सेल वॉल का कंटेंट है, वो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा है। ये देखो पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पे इतनी थिक है, राइट, और यहाँ पे आपको एक पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल रही है। देखिए बीच में ये पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल रही है इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, राइट। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको पेप्टिडोग्लाइकन या सेल वॉल की थिकनेस देखने को मिलती है, और वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो सेल वॉल आपको थिन देखने को मिलती है। कितनी थिन देखने को मिलती है? अप्रॉक्स 2 नैनोमीटर थिकनेस की देखने को मिलती है आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन। और अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करूं, वहां पे आपको 16 से लेके 18 नैनोमीटर के बीच में थिकनेस देखने को मिलती है पेप्टिडोग्लाइकन की, यानी कि सेल वॉल की, ठीक है। इसके अलावा पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करें, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपके सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स के बीच की स्पेस को बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है। ऑलराइट, लिपिड्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको लिपिड कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है, या तो पूरा ही एब्सेंट है या बहुत कम है, ठीक है। ये भी अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, डायग्राम में समझाऊंगा, बस पहले आप इसे याद करिए। जो लिपिड है वो या तो आपको बहुत कम कंटेंट में देखने को मिलेगा या एब्सेंट होगा बिल्कुल, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको लिपिड कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। टिकोइक एसिड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, टिकोइक एसिड, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होती है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखी नहीं जाती। पेप्टिडोग्लाइकन मैंने आपको बताई दी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा सेल एनवलप बना के दिखा रखा है। देखिए ये डायग्राम में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ये इतना जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, इतना। ऑलराइट, इतना पार्ट आपको सेल मेम्ब्रेन का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपको कोई ग्लाइकोकैलिक्स का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको तीसरी लेयर देखने को नहीं मिल रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आउटर मेम्ब्रेन लेयर देखने को मिल रही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल रही है, और उसके बाहर आपको एक आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें आपको लिपोपॉलीसैकेराइड्स देखने को मिल रहा है। लिपोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा? लिपो का मतलब क्या? लिपिड। इसलिए इससे पहले वाली स्लाइड में टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपको लिपिड कंटेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अब इधर देखिए, खुद देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन की थिकनेस देखिए, इतनी मोटी थिकनेस है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितनी थिन आपको पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको थिक पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिलती है। यही वो रीजन है जिसके कारण ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि मोटी पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा डाई को अपने आप एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। और जबकि यहां पे आपको कलरलेस, बेसिकली कलरलेस दिख रहे थे जब हमने अल्कोहल का अप्लाई किया था, अल्कोहल को अप्लाई किया था, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये सेल्स जो ग्राम नेगेटिव सेल्स थे ये आपके कलरलेस हो गए थे। कलरलेस क्यों हो गए थे? क्योंकि उनके ऊपर आपको लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये लिपोपॉलीसैकेराइड का कंटेंट क्या करता है? ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंटेंट है, और अल्कोहल भी ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल का एप्लीकेशन करते हैं, अल्कोहल को अप्लाई करते हैं, ओहो वेट, जैसे ही अल्कोहल को अप्लाई करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हाई लिपिड कंटेंट होने के कारण, सेल वॉल में हाई लिपिड कंटेंट होने के कारण जितना भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, ठीक है, वो सबका सब डिसॉल्व हो जाता है। ऑलराइट, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको देखने को मिल रहा था कि वो ग्राम स्टेन को ले पा रहे हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको टिकोइक एसिड देखने को मिल रही थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको टिकोइक एसिड देखने को मिलती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको लिपोपॉलीसैकेराइड
का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि आपको ग्राम पॉजिटिव में देखने को नहीं मिल रहा है, और ये वो एलपीएस वो स्ट्रक्चर है जो कि विरुलेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये वो स्ट्रक्चर है जो किसी बैक्टीरिया को एंटीजेनोसिटी देता है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया को वायरुलेंस वेक्टर देता है, ये एंटीजन की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए, बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर आपको फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे बैक्टीरिया मोटाइल होता है, ठीक है। तो मोटाइल बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला देखने को मिल रहा है, मोटाइल बैक्टीरिया में आपको फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। फ्लैजिला कैसा स्ट्रक्चर है? फ्लैजिला एक थिन पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशन है सेल वॉल का, ठीक है। फ्लैजिला क्या है? सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ठीक है, और ये थिन पतला सा फिलामेंटस एक्सटेंशन है, ठीक है। ये देखिए थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है फ्लैजिला, ऑलराइट। अब एक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में, एक बैक्टीरियल सेल में कितने फ्लैजिला है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, इस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा हुआ है इनटू एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और सिफेलोट्राइकस में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मोटाइल बैक्टीरिया है उनके अंदर आपको फ्लैजिला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर कैसा है? ये थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली सेल वॉल का एक्सटेंशन है। सेल वॉल ही अपने आप को एक्सटेंड करके फ्लैजिला के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्लैजिला क्या है? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। अब ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको बिल्कुल भी कोई भी फ्लैजिला देखने को नहीं मिल रहा, मतलब वो नॉन मोटाइल है, इनको हम क्या बोलते हैं? एट्राइकस, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको सिर्फ एक फ्लैजिला देखने को मिल रहा है उन्हें हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको दो फ्लैजिला देखने को मिल रहे हैं, वो भी ऑपोजिट फोर पोल्स में, इनको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें आपको फ्लैजिला ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं, ये फ्लैजिला ग्रुप में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, जिनमें आपको फ्लैजिला एक ही पोल में, एक ही बैक्टीरिया की एक ही साइड में, एक ही पोल में ग्रुप की फॉर्म में या टफ की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, उनको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। पेरिट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बॉडी में आपको फ्लैजिला पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं, यूनिफॉर्मली वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। पूरी बॉडी में आपको फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पेरिट्राइकस, ठीक है। और सिफेलोट्राइकस फ्लैजिलेशन का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया के दोनों पोल्स में, बैक्टीरिया के ऑपोजिट पोल्स में आपको टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजिलम देखने को मिल रहे हैं, या टफ्ट ऑफ फ्लैजिलम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लैजिलम को क्या बोलते हैं? फ्लैजिलेशन को क्या बोलते हैं? सिफेलोट्राइकस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं कि लोफोट्राइकस में, लोफोट्राइकस का दे दिया होगा और लोफोट्राइकस स्टेट लोफोट्राइकस का टर्म दे दिया होगा और उसको एक्सप्लेन किया होगा ऑप्शन में कि अ फ्लैजिलम ऑन वन साइड, अ फ्लैजिलम ऑन बोथ साइड्स, टफ्ट ऑफ फ्लैजिलम इन वन साइड, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब क्योंकि हम बात मोटिलिटी की कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर आपको मोटिलिटी देखने को मिल रही है, तो उनके अंदर आपको फ्लैजिला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि फ्लैजिला स्ट्रक्चर के कारण ही वो मोटिलिटी शो कर रहे हैं। अब ये जो फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। ये देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, ये सेल के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। पूरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म वाला एरिया देखने को मिल रहा है, इसे इमेजिन करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, यहां से लेके यहां तक आपको बेसल बॉडी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहां पे आपको बेसल बॉडी देखने को मिल रही है, देखो ये बेसल बॉडी है, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में देखने को मिल रही है। ये फ्लैजिला के तीन पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट,
तो बेसल बॉडी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में देखने को मिल रही है। उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं हुक, और सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है इस फ्लैजिलम का। इस पूरे फ्लैजिलम के अंदर आपको 3 पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जिसमें जो ये फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है फ्लैजिलम का, ठीक है। और इसी फिलामेंट के कारण जब इस फिलामेंट में मूवमेंट होता है, ये क्या करता है, ये लिक्विड मीडियम में टर्बुलेंस काउज करता है, ठीक है। ये जो फिलामेंट है ये ऐसे घूमता है, जिसके कारण टर्बुलेंस पैदा होता है लिक्विड मीडियम में, और जो बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिलम का पार्ट है आपका फिलामेंट, जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन है फ्लैजिलम का, ये क्या करता है, लिक्विड मीडियम के अंदर टर्बुलेंस पैदा करता है, और उसी टर्बुलेंस की बदौलत आपका जो सेल है, बैक्टीरिया सेल है, ये मोटिलिटी शो करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है वो किस प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो आपका बैक्टीरिया फ्लैजिलम है वो आपका बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से। जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है वो आपका बनता है फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ठीक है। आगे जब मैं आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, अभी हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। इसकी नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी आपको फ्लैजिला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन वो फ्लैजिला स्ट्रक्चर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, और बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में हम कह सकते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से आपको बेसल बॉडी देखने को मिली, उसके बाहर हुक देखने को मिला, और हुक के बाहर बिल्कुल आपको सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर देखने को मिला फ्लैजिला का, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका फ्लैजिला में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो उसके अंदर आपको 3 बेसिक पार्ट देखने को मिल रहे हैं। बेसल बॉडी, ठीक है, जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंसी हुई है। उसके बाद आपको हुक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और सबसे लास्ट में सबसे बाहर की साइड में आपको फिलामेंट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो फ्लैजिला है ये एक सेलुलर प्रोपेलर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। कि सेलुलर प्रोपेलर की तरह काम कर रहा है, प्रोपेल कर रहा है ना, बैक्टीरिया को आगे मूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो आपका बेसल बॉडी है, इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है, ये रोटेट करता है। इसमें रोटेशन का कारण क्या होता है, आपका हुक के अंदर भी रोटेशन होता है, और हुक में रोटेशन का कारण क्या होता है, फिलामेंट ऐसे से घूमता है, और फिलामेंट ऐसे से घूमता है तो बैक्टीरिया ऐसे से आगे मूव करता है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया का हेड है इस साइड को, और इसकी टेल है, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये फिलामेंट हो गया, फ्लैजिला का फिलामेंट हो गया। ये ऐसे से पानी में से घूमता है, टर्बुलेंस पैदा करता है, और ये ऐसे से आगे मूव करता है, ठीक है। अब देखिए, फ्लैजिला एक सरफेस स्ट्रक्चर है क्योंकि वो आपके सेल वॉल का एक्सटेंशन है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 2 और स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पिलाई एंड फिम्ब्रे। पिलाई एंड फिम्ब्रे ये भी आपके सरफेस स्ट्रक्चर्स है। जस्ट लाइक फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर आल्सो द सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ओके। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसे मैंने यहाँ पे येलो कलर से नोट करा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहने को तो पिलाई और फिम्ब्रे भी फ्लैजिला की तरह ही सरफेस स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। मोटिलिटी में जो रोल प्ले कर रहा था वो सिर्फ फ्लैजिला था, पिलाई और फिम्ब्रे का कोई भी काम नहीं है मोटिलिटी से, ठीक है। इधर देखिए पिलाई क्या है, पहले ये डायग्राम देखिए, ये बैक्टीरियल सेल है, कि बैक्टीरियल सेल में आपको यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिला, ठीक है। इसी फ्लैजिला की बदौलत बैक्टीरिया मोटिलिटी शो करता है, बैक्टीरिया के अंदर लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। अब फ्लैजिला के अलावा जो बाकी सरफेस स्ट्रक्चर्स है वो कौन कौन से हैं, ये देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे ये फिम्ब्रे हैं, और फिम्ब्रे के साथ साथ आपको ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं पिलाई, ठीक है। इन्हें बोलते हैं पिलाई। अब देखते हैं पिलाई क्या है, उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स नोट करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
पिलाय क्या है? पिलाय आपका हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पिलाय, ऑलराइट, और ये बना है आपके पिलिन प्रोटीन से। पिलाय हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो बनता है पिलिन प्रोटीन से, और ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब पिलाय को बनाने के लिए जो जीन्स है वो पाए जाते हैं प्लाज्मिड के अंदर। ठीक है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी कि प्लाज्मिड के अंदर पाए जाते हैं पिलाय को कोड करने वाले जीन्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। इसके साथ साथ अब फिमरी की बात करते हैं। क्योंकि पिलाय आपकी कैसे स्ट्रक्चर था? हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और फिमरी कैसा स्ट्रक्चर है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्ट्रक्चर। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्ट्रक्चर। ब्रिसल का मतलब आप ऐसे समझिए, जो आपका टूथ ब्रश होता है, उस टूथ ब्रश के अंदर आप देखते हैं वो जो ऊपर ब्रिसल्स होते हैं, वैसा स्ट्रक्चर होता है इन फाइबर्स का। ठीक है, फिमरे फाइबर्स का। ठीक है, और ये बनते हैं आपके फिमरिन प्रोटीन से। पिलाय आपका बन रहा था पिलिन प्रोटीन से, और फिमरे बन रहे हैं आपके फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से, और ये सिर्फ किससे? सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इन फिमरे स्ट्रक्चर्स को कोड करने के लिए जो जीन्स हैं वो आपके मेन क्रोमोसोमल डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के जो ये इसके जो जीन्स है वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोमल डीएनए में पाए जाते हैं, अनलाइक पिलाय के जीन्स जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड जीन्स में पाए जा रहे थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के समझा रखा है कि देखिए पिलाई है। ठीक है, ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं चारों तरफ, ये पिलाई है। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं पाइलस या पिलाई। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे, ये थे फिमरी। ऑलराइट, शायद मैंने पिलाई बोल दिया, ये फिमरी है। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं पिलाई या पाइलस। ठीक है, यहाँ पे ये एक्चुअली कॉन्जुगेशन को दिखा रहा है। जब कॉन्जुगेशन होता है ना तो वो पाइलस के थ्रू होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्जुगेशन के टाइम में क्या होता है कि प्लाज्मिड होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है, वो क्या करता है? ट्रांसफर जीन्स को पाइलस के थ्रू कॉन्जुगेशन में लाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्लाज्मिड है, ठीक है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, वो अपनी कॉपी बनाता है और उस कॉपी को इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है थ्रू दिस पाइलस। ठीक है, इसी पिलाई के थ्रू वो अपने प्लाज्मिड जीन को, फर्टिलिटी जीन को इस सेल में ट्रांसफर करता है थ्रू दिस पाइलस। ठीक है, और इसी पाइलस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। ऑलराइट, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ओके, उसके बाद हमने अंदर की लेयर पढ़ी, मतलब बीच वाली लेयर पढ़ी, जैसे हमने बोला सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल की हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी। फ्लैजिला एक सेल वॉल का एक्सटेंशन है जिसके बारे में हमने बात करी। ठीक है, उसके बाद अब सबसे अंदर वाली लेयर है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द सेल एनवेलप। ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिन्हें ये परमिट करती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही ये परमिट करती है। सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर बाहर से वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही अलाउ करती है। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का नेचर है जो आपको सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिल रहा है। ये भी पूछा जाता है कि सिलेक्टिवली परमिएबल कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपको याद रखना है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, सब मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है कि वो उसके थ्रू पास कर पाए। ठीक है, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जो वर्ल्ड एक्सेप्टेड मॉडल है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है इन द वर्ल्ड सेल मेम्ब्रेन का, वो है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको मैं आपको यूकैरियोटिक, जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, दोनों में सिमिलर होती है। ठीक है, तो वहां पर हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता क्या है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिलहाल प्रोकैरियोट्स में आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर का सेल एनवेलप हो गया, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और इसको समझने के लिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। इसी के साथ साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में सेम होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं, देखिए प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो रेस्पिरेशन देखने को मिल रहा है वो आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल ETS एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों जो एंजाइम्स हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ये दोनों की दोनों एंजाइम्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, आपके सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जबकि यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में यही रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम्स और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिल रही थी। तो जो यूकैरियोट्स होता है उनमें जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन से मतलब है कि फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी को बनाना, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब, बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जितना भी आपका फूड मॉलिक्यूल्स जो आपने कंज्यूम करा हुआ है उससे एनर्जी के प्रोडक्शन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके लिए यूज करी जाती है ऑक्सीजन। ऑलराइट, एनीवे, तो मेन पॉइंट ये है कि जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर के ऊपर आपको ETS और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जैसी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्रोमैटोफोर्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स से मेरा मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, इन साइनोबैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपको क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर्स क्या है? ये क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर सेल के अंदर घुस जाता, अंदर क्या होती है, एक एक्सटेंशन बनाती है, और उसी एक्सटेंशन को क्रोमैटोफोर नाम से जाना जाता है। अब इन क्रोमैटोफोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिल रही है, उसके अंदर आपको क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, और ये जो क्रोमैटोफोर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेसोसोम, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा था इन दी फॉर्म ऑफ क्रोमैटोफोर्स, यहां पर भी मेसोसोम एक तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, मेसोसोम इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला। ठीक है, जिस तरीके से क्रोमैटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था, उसी तरीके से जो मेसोसोम है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, जो कि आपको वेसिकल की फॉर्म में देखने को मिलेगा, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलेगा या लैमेला की फॉर्म में देखने को मिलेगा। इधर देखिए, ये आपका बैक्टीरिया सेल हो गया। ठीक है, इस बैक्टीरिया सेल के अंदर बाहर की साइड सेल वॉल हो गई। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो कलर की, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखिए, अंदर की साइड ये एक्सटेंड हो रही है, कि सेल के अंदर की साइड एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बना रही है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना आपका, इसी को बोला जाता है मेसोसोम।
ये रहा आपका वो स्ट्रक्चर मेसोसोम। अब देखिए इस मेसोसोम के अंदर आपको ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, वेसिकल मतलब क्या हो गया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इसी के अलावा लैमिला मतलब क्या होता है, लैमिला मतलब होता है ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो जो आपकी मेसोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है इनटू द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमिला। ठीक है, अब देखिए जो मेसोसोम है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो मेसोसोम है ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेसोसोम स्ट्रक्चर सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये मेसोसोम हेल्प करता है क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन में। जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए था उसका जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन मतलब होता है रेप्लिकेट करना, मतलब होता है डुप्लीकेट करना, एक से दो बनना। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम डीएनए रेप्लिकेट करता है उसमें भी हेल्प करता है मेसोसोम। और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आपके बने हैं, मतलब जो रेप्लिकेटेड डीएनए आपके बने हैं, वो रेप्लिकेटेड डीएनए अब दो अलग अलग बैक्टीरिया में जाएंगे। बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में डिवीजन होगा तो बैक्टीरिया में जो डीएनए कंटेंट था वो भी तो रेप्लिकेट होकर दोनों सेल्स के अंदर जाएगा। जब एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, ये दो सेल्स बन गए बैक्टीरिया के सपोज, तो इसके अंदर अगर डीएनए था तो एक डीएनए मॉलिक्यूल तो इस वाली इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए बने और वो दोनों के दोनों डीएनए आपके दो अलग अलग डॉटर सेल्स में चले गए। अब इसी प्रोसेस में हेल्प कर रहा है मेसोसोम। मेसोसोम का काम क्या है, साइट फॉर द क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोमल डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करी, साथ ही साथ में उनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए टू दी डॉटर सेल्स। ये जो दो डॉटर सेल्स बने उनमें इस रेप्लिकेटेड डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मेसोसोम ने हेल्प करी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेस्पिरेशन और सेक्रेटरी प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, सिक्रेशन और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी बढ़ाता है। ठीक है, जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटीज भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की साइड भी एक्सटेंड कर रहा है, फैला रहा है, तो इसका मतलब क्या कि सरफेस एरिया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का था वो भी बढ़ जाएगा। और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आपकी ईटीएस और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स जो देखने को मिल रही थी, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिल रही थी, उनका कंटेंट भी बढ़ जाएगा। तो इसी कारण क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे आपके मेसोसोम के और ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा। एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए वो सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ पूरी स्लाइड में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही बताया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बताया है। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम सबको पता है किस काम में आता है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स राइबोसोम की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है वो आपको सेंटियस देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये राइबोसोम स्ट्रक्चर है। एक राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, उसके अंदर आपको 70S नेचर का राइबोसोम देखने को मिलता है। कि 70 राइबोसोम कैसे बना हुआ है, 50S और 30S सब यूनिट से बना हुआ है। 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब इस आप ATS मत बोल देना कि ये ATS होना चाहिए। ATS आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में 50S और 30S मिलकर 70S बनाता है। ठीक है, ये जो S है ये एक्चुअली स्विडबर्ग यूनिट है। ये स्विडबर्ग यूनिट है। ठीक है, स्विडबर्ग यूनिट लिख देता हूं मैं, स्विडबर्ग यूनिट है। ठीक है, ये एक तरीके से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दिखाता है। ये जो S है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि राइबोसोम की डेंसिटी और साइज कैसा है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में आपको 70S राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है, और वो दो सब यूनिट्स में देखने को मिलते हैं, 50S और 30S सब यूनिट्स में। ठीक है, अब जो राइबोसोम्स हैं वो सेल के अंदर या तो फिक्स पोजीशन में होंगे या वो फ्रीली आपको देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है,
तो जो राइबोसोम्स हैं या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्री देखने को मिल रहे हैं या वो किसी जगह पे अटैच है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो दो तरीके के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। जो फिक्स राइबोसोम्स हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच देखने को मिलेंगे, वो आपको बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली सस्पेंडेड है। ठीक है, अब ये जो फ्री राइबोसोम्स है, दोनों के दोनों राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस करेंगे। अब जो फ्री राइबोसोम है वो ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो इंट्रासेलुलर यूज के लिए काम आती है, मतलब ऐसी जो कोई प्रोटीन जो सेल के इनर कंपार्टमेंट में काम आए या सेल के इनर पर्पस के लिए काम आए, उस प्रोटीन को बनाने का काम करता है आपका फ्री राइबोसोम। ठीक है, फ्री राइबोसोम जिसे मैट्रिक्स राइबोसोम भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो फिक्स राइबोसोम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, वो ऐसी प्रोटीन्स बनाएगा जो जिनको ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के बाहर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल बाहर का स्ट्रक्चर हो गया, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे जो राइबोसोम्स है उन्हें हम बोलते हैं फिक्स राइबोसोम्स, और वो फिक्स राइबोसोम ऐसी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जिन प्रोटीन्स को सेल को बाहर भेजना होता है, सेल के बाहर भेजना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि राइबोसोम्स, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के हैं। ठीक है, 30S और 50S यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। राइबोसोम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो फिक्स हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। फिक्स्ड होंगे तो सेल मेम्ब्रेन से फिक्स्ड होंगे और वो ऐसी प्रोटीन को बनाएंगे जिस प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है। ठीक है, जबकि जो फ्री राइबोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और वो ऐसे प्रोटीन को बनाएंगे जिनकी जरूरत सेल के अंदर है, फंक्शनिंग के लिए, सेल के अंदर की फंक्शनिंग के लिए जरूरत है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम भी बोलते हैं उसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम क्या हुआ? पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम मतलब हो गया, नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, राइबोसोम्स मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स आपको एक ही स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए का होता है, ये एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। इसी एमआरएनए के सिंगल स्ट्रैंड में आपको बहुत सारे राइबोसोम देखने को मिल रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो एक राइबोसोम में, एक पॉलीराइबोसोम के अंदर आपको कम से कम 4 से 8 राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं व्हिच आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए। ठीक है, 4 से 8 राइबोसोम के स्ट्रक्चर्स आपके अटैच हो रखे एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए पे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। ठीक है, और पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम का काम क्या है कि ये सेवरल कॉपीज में आता है, ये बहुत सारी कॉपीज में आता है एक ही जीन्स की, एक ही जीन की बहुत सारी कॉपीज बना देता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम का। ठीक है, इसमें आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है एमआरएनए का और इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है, 70S राइबोसोम बहुत सारे अटैच है लाइन से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो पूरा खत्म कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ते पढ़ते डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम उसको कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। इस तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपके लिए कोई सा भी एग्जाम निकालना काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।